नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हरे चारे के लिए बोई गई फसलों का प्रबंधन में पीपीआर रोग की समस्या और रोकथाम के उपाय। पशुओं से उनकी क्षमता के अनुसार दूध का उत्पादन हो, इसके लिए ये जरूरी है कि पशु का खानपान सही तरीके से किया जाए। लेकिन खानपान तभी संतुलित हो पाएगा जब इनके आहार में हरे चारे का प्रयोग किया जाए। तो आप अपने दुधारू पशुओं के आहार के लिए बोई गई हरे चारे वाली फसलों का प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक चौहान। गर्मियों के मौसम में हरे चारे का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि गर्मियों में हरा चारा जो होता है कम उपलब्ध होता है। हरे चारे के रूप में दो प्रकार की चारे का इस्तेमाल करते हैं, एक है चरी, दूसरा है अफ्रीकन टाल जो मक्के की वैरायटी है, उस चारे के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, हरे चारे के लिए बोई गई चरी और मक्के की फसल में सिंचाई और उर्वरक एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आप चरी और मक्के की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। ये महत्वपूर्ण है, गर्मी का समय है। गर्मी में जानते हैं कि जब बहुत सी ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हफ्ते में कम से कम एक बार सिंचाई जरूर करें क्योंकि इस पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि चरी का जो प्लांट पॉपुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होने के खेत में देखेंगे, आपके सामने खेत है, देखेंगे इसमें प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो है हमको जलमांग ज़्यादा होगी और जलमांग ज़्यादा होगी तो हमको पानी की बार बार आवश्यकता। कम से कम हमको हफ्ते में एक बार पानी निश्चित रूप से दें जिससे हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। अब हम खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं। इस समय जब 1 महीने की क्रॉप है तो उस समय हमको लगभग 50 केजी यूरिया 1 एकड़ में डालना है और यही क्रम 60 दिन पे जब हम करेंगे फिर वही करना है। 50 केजी हमको यूरिया का छिड़काव करना है जिससे उसकी अच्छी बढ़वार हो सके और अच्छी पैदावार और उत्पादन दे सके। किसान भाइयों, अभी आपने सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। आइए अब जानते हैं हरे चारे की कटाई कर पशुओं को खिलाने के बारे में। अगर चरी की कटाई की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में हम अगर अच्छी फसल चाहते हैं, अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो हम 2 कटाई अगर ठीक से करते हैं तो हमारे लिए ठीक रहता है। चरी जो है वो लगभग आज जो उसकी बुवाई कर चुके होंगे लगभग 1 महीने की हो चुकी होगी, तो उस समय उसकी हाइट लगभग 1 से 1.5 फीट होती है। इस कंडीशन पे हमको कतई पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। इसका रीज़न है कि इसमें टॉक्सिक जो सब्सटेंस हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं। एक विषैला पदार्थ होता है जो पशुओं के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस समय पे फसल को कटाई करके पशुओं को नहीं खिलाना है। हमको फसल कब खिलाना है? लगभग 2 महीना या 4 से 5 फीट की जब फसल हो जाती है तब उसकी कटाई करना है, तब हमको पशुओं को खिलाना है जो उसके लिए लाभप्रद होगा। अगर मक्का लगाते हैं तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है कि उसमें कोई सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। मक्का को हम कभी भी काट सकते हैं और कभी भी पशुओं को खिला सकते हैं, वो भी अति उपयोगी है। और कटाई कैसे करना है? कटाई करने के लिए कम से कम 4 से 5 जो होती है इंच जो होती है उसको ऊपर से काटना है। ये नहीं कि मतलब जैसे कि ज़मीन से एकदम काट दें, ऊपर से काटेंगे तो जिसमें उसमें ब्रांचिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेक्स्ट टाइम पे ज़्यादा वो होंगी। इसमें 3 भी हो सकती है, 3 कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसका उत्पादन उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए मुख्य रूप से 2 सफिशिएंट है गर्मी के लिए, 2 हम कटाई आराम से कर सकते हैं और अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगा रखी है उसकी कटाई का कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर किसान फसल की कटाई, गहाई और भंडारण करते समय कुछ न कुछ लापरवाही कर जाते हैं, जिससे उपज की क्वालिटी खराब होती है
और बाजार में इसका अच्छा दाम भी नहीं मिलता। इसलिए किसान भाई गेहूं की कटाई से लेकर के भंडारण तक के कार्यों को कैसे करें, चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची कृषि विशेषज्ञ मनोज कुमार सिंह से। किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि गेहूं की कैसे कटाई की जाए, गाई की जाए और भंडारण और फसल की परिपक्वता की पहचान, थ्रेसिंग और भंडारण के बारे में आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, उपज का सुरक्षित भंडारण करने के लिए फसल अवस्था से ही कुछ प्रबंधनों पर ध्यान देना होता है, जो कि उपज को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसान इस पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे अच्छी उपज होने के बावजूद भंडारण के दौरान उपज का काफी हिस्सा खराब हो जाता है और किसान भाइयों को हानि उठानी पड़ती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फसल प्रबंधन पर। तो पहले फसलों की गहाई और कटाई की बात है। तो फसल अगर आपका अभी पकने की स्थिति में आ चुका है और वह सुनहरे रंग का दाना हो चुका है, तो आप उसकी कटाई के लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फसल जो है ज़्यादा पक जाने पर वहाँ पर सेटरिंग की होने की संभावना रहती है, कुछ जो है वहाँ नुकसान होने की संभावना रहता है। इसलिए आप फसल की बाली को देख लें, अगर सुनहरे रंग का हो चुका है तो उसकी कटाई के लिए आप या तो हंसुए से करें, जो जैसे नवीन सिकल है या जो है फाल्कन सिकल है या देसी तरह का जो हंसुआ है, सिकल है, उससे भी कटाई कर सकते हैं। और कटाई के लिए आप चाहें तो रीपर भी है, उसके द्वारा कटाई कर सकते हैं, या कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा भी कटाई की जाती है। तो फसल की कटाई को सुविधा में ध्यान में अपनी आवश्यकता के हिसाब से देख करके उसकी कटाई करें। और उसका कटाई करने के बाद आप फसल को बंडल बांध करके एक दिन पहले, उसको बंडल बांधने के पहले उसको एक दिन सूखने के लिए छोड़ दें, जिससे वहाँ पर फसल को अच्छी तरह से नमी उसका हट जाए। और फिर उसको बंडल बांध करके आप उसको खलिहान में ले आएंगे। लेकिन आजकल थ्रेसर आ गया है, अच्छे तरह के थ्रेसर हैं जो आपकी मशीन के द्वारा चलाया जा सकता है, डीजल इंजन के द्वारा या इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा। और फिर उसके साथ साथ आप आजकल नए अच्छे तरह के जो है थ्रेसर आए हुए हैं, जो अटैचमेंट ट्रैक्टर के साथ लगा रहता है, और मल्टी क्रॉप थ्रेसर। इन थ्रेसर के द्वारा आपको दाने साफ हो जाते हैं और दाने एकदम व्यवस्थित ढंग से मिलते हैं। और भूसा जो होता है, जो जानवरों के लिए होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े में कट जाते हैं। तो भूसा जो है आपको जो है जानवर खिलाने के काम में आएगा। तो इसलिए आप अच्छे थ्रेसर से उसकी थ्रेसिंग करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। फसल की कटाई के बाद भी सुरक्षित भंडारण करने के लिए कई प्रबंधन को अपनाना होता है, जिसकी जानकारी किसानों को नहीं होती। इसलिए कौन कौन से ये जरूरी प्रबंध हैं, आइए जानते हैं। और भंडारण के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी जब बढ़िया ढंग सफाई हो जाए तो उस गेहूं को आप प्रयास करेंगे कि उसकी नमी जो है 10 से आसपास सूख जाए, 10%। अगर नमी 10% से 12% के बीच है तो आप उसको अच्छी तरह से सुखा लें। कोशिश रहे अगर 10 से नीचे भी आ जाता है तो 8 और 10% के पर तो आप सुनिश्चित रूप से उसको बढ़िया ढंग से रख सकते हैं। जो बैग रहेंगे उसको बढ़िया ढंग से, घनी बैग, तो उसको बढ़िया ढंग से धुलाई कर दें। और उसको अच्छा तो रहेगा कि उसको बॉयल पानी में डाल देंगे तो उसमें जितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के अंडे हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। और फिर उसमें सूखे हुए बैग में आप अच्छे ढंग से गेहूं को सफ़ा करके, खूब अच्छी तरह सफ़ा करके, सूखा हुआ लगभग 8 से 10% नमी रहे, जैसे दांत पे रखें तो कट कट की आवाज़ आए, तो आप उसको बोरे में भर करके आप भंडारित कर लें। जो है भंडारण जहाँ होगा वहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप उसका पूरी तरह से विधिवत साफ सफाई कर लेंगे। जो है उसमें ज़रूरत पड़ा तो उसमें मैलाथियन का भी यूज कर सकते हैं। और ये दीवार से लगभग 1 फीट छोड़ करके आप उसका छल्ली लगाएंगे अनाज रखने के लिए, और ज़मीन से ऊपर थोड़ा रखने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पर संभव हो तो लकड़ी का जो है पटरा लगा करके नीचे की नमी और दीवार की नमी उस बैग में न आने पाए। और इस तरह से आप उसको अच्छे ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल तो लोग जो है घरों में जो है भंडारण करने के लिए उसमें भंडारण गृह बना के रखते हैं, जिसमें ये एल्युमिनियम का या ये GI शीट का जो है भंडारण रहता है।
और उसके अंदर जिसमें 2 से 3 कुंटल भरा जा सकता है। ऊपर से मुंह रहता है जिसमें उसको गेहूँ गिराते हैं और नीचे साइड में जो है उसको निकालने की रहता है और भरने के बाद उसमें कपड़े लगा करके बहुत अच्छे ढंग से टाइट कर दें। उसके ऊपर से टेप लगा दें जिससे नमी वहाँ न पहुँचे और आपका दाना सुरक्षित रहे और वहाँ नमी नहीं पहुँचेगा, कीड़े मकोड़े नहीं पनपेंगे और आपका दाना एकदम पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। और इस तरह से आपका गेहूँ सुरक्षित रहेगा और समय के हिसाब से आप उसको अच्छे रेट में बेच सकेंगे। धन्यवाद। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। प्रदेश के बहुत से लघु और सीमांत किसान बकरी पालन से जुड़े हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। यूं तो बकरियों में खास कोई भी बीमारियां नहीं होती है, लेकिन इस मौसम में अक्सर बकरियों में पीपीआर रोग होने का खतरा बना रहता है, जिसकी चपेट में आने पर इनकी मौत तक हो जाती है। ऐसे में किसान बकरियों को पीपीआर से कैसे बचाए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर, जिला भागलपुर के डॉक्टर जिया उल हुदा। पीपीआर पेस्टिस रूमिनेंट्स वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो विकासशील देशों के लिए, जो बकरी पालक हैं हमारे, ख़ास करके छोटे और मझोले किसान, उसमें हमारा भारत भी शामिल है, उसके विकास में एक बहुत ही बड़ी बाधा है। चाहे हमारी बकरी हो चाहे हमारी भेड़, ये दोनों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। ये विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु हो जाती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों और कुपोषण एवं परिजीवियों से ग्रसित बकरियों में अति गंभीर एवं प्राण घातक होता है, जिससे बकरी पालन में नुकसान अधिक होता है। हम लोग साधारणतः देखते हैं कि पीपीआर वायरस जब आपकी पशु को अफेक्ट करेगी, तो जब वायरस का संक्रमण आपकी बकरियों में होता है, भेड़ों में होता है, तो हम लोग देखते हैं कि साधारणतः तीसरे चौथे दिन, बहुत सारे शोध से ये पता चला है कि तीसरे चौथे दिन बहुत तेज़ बुखार आएगी बकरी को। उसके बाद उसको डायरिया होना शुरू होगा, नाक से उसके पानी आना शुरू हो जाएगा जो बाद में कफ का रूप ले लेगा। आप देखेंगे कि उसके म्यूकेसा, मुंह पर छाले पड़ जाएंगे, वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, उसको खाने में दिक्कत होगी। बकरियों के आंत में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में जो एक डायरिया जो भयावह रूप में बकरियों को हो जाता है, वो हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इसका प्रकोप जब ठंड की शुरुआत होती है उस समय अत्यधिक होता है और जो मरने की दर है बकरियों में, वो ख़ास करके जो हमारे न्यू बॉर्न काफ जो 3-4 महीना 2 महीना के होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु को देखने को मिलती है। और ग्रामीण परिवेश में जो हमारे छोटे बकरी पालक हैं, गांव में हम लोगों ने देखा है कि 40%, 50% और विकट परिस्थितियों में लगभग 60% बकरियां ये मर जाती हैं इस बकरी बीमारी की वजह से। इसके अलावा किसान भाइयों, रोग ग्रसित बकरियों में नीरसता, छींक तथा आंख एवं नाक से तरल स्राव जैसे आने लगता है और मुंह से अत्यधिक बदबू आने लगती है। संक्रमण होने के 1 सप्ताह के भीतर ही बीमार बकरी की मृत्यु भी हो जाती है। हमारे किसान भाई कुछ चीज़ों को सावधानी पूर्वक अगर ध्यान देंगे तो इसके प्रभाव को, मृत्यु दर को वो कम कर सकते हैं। हमारे पशुपालक ये जान लेते हैं कि अब ये बकरियों को ये हो गया तो ये बचेगी नहीं, लेकिन हमने देखा है और अगर आप कुछ करेंगे, कुछ सावधानी बरतेंगे तो वो कुछ कंट्रोल आप उसकी मृत्यु पर कर सकते। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को न खिलाएं एवं बीमार बकरी को चराने हेतु न लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से अवश्य करवाएं। कि एक विषाणु जनित बीमारी है तो स्वाभाविक है इसके विरुद्ध टीके के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं चलेगा। और बेहतर तो ये होता है कि जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हैं वहीं 1 ml पीपीआर वैक्सीन चमड़ी के नीचे दे दें। उससे क्या होगा कि आपकी वो बकरियाँ
3 साल तक पीपीआर बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षित हो जाएंगी। कि बकरियां और बकरी के बच्चे 3 महीने से ऊपर के हों उसको 1 ml पीपीआर वैक्सीन चमड़े के नीचे दे दें, जिससे आप इस बीमारी से बिल्कुल 3 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं और प्रत्येक 3 वर्ष पर आपको इस वैक्सीन को रिपीट करना है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम राजौरी, जिला दरभंगा के किसान नीरज सिंह ने। आप ट्राइकोग्रामा कार्ड के उपयोग और इसके लाभ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीरज सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, खेतों में हानिकारक कीटों को नियंत्रण के लिए हम लोग एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन पर जोर देते हैं। एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन में जैविक नियंत्रण एक प्रमुख घटक है। जैविक नियंत्रण में हम उन सारे कारकों का प्रयोग करते हैं जो प्राकृतिक विधि के द्वारा कीड़ों का नियंत्रण करते हैं। जो हमारे प्रमुख जैविक नियंत्रक कारक हैं वो हैं परभक्षी, परजीवी और रोग कारक। तो हानिकारक कीड़ों के बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर हैं जो उनको रोकते हैं, उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं, जिसमें परजीवी, परभक्षी और रोग कारकों को प्रमुखता से रिपोर्ट किया जा सकता है। तो जो इसमें परजीवी है वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं जो हमारे प्रकृति में मौजूद हैं। परजीवी कीड़ों के अंडे पे भी रहते हैं, उनके लार्वे पे रहते हैं, उनके पीपा पे भी रहते हैं, उनके वयस्क पे भी रहते हैं। अतः परजीवी अंड परजीवी हो सकता है, लार्वल परजीवी हो सकता है और पीपा परजीवी भी हो सकता है। तो इसका अगर प्रयोग हम करते हैं परजीवी का तो उसको हम जैविक विधि से इन हानिकारक कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसी प्रकार परभक्षी कीटों का भी प्रयोग किया जा सकता है और रोग कारकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अलावा हमारी फसलों में ऐसे भी कीट होते हैं जो फसलों में लगने वाले हानिकारक कीटों का कंट्रोल करते हैं, जिससे हानिकारक कीटों की संख्या कम बढ़ती है। लेकिन रसायनों के बढ़ते प्रयोग से मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने ट्राइकोग्रामा कार्ड तैयार किया है, जिसका जैविक कीट नियंत्रण के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो परजीवी में हम आज बात करेंगे एक प्रमुख अंड परजीवी का, जिसका नाम है ट्राइकोग्रामा। आप लोग इसके नाम से आप भिज्ञ भी होंगे, आप जानते भी होंगे इसको, ट्राइकोग्रामा, जो एक बहुत ही छोटा सा ततैया है जो 0.3 मिलीमीटर से लेके 0.5 मिलीमीटर लंबा होता है। बहुत सूक्ष्म होता है जो नंगी आंख से इसको देख नहीं सकते हैं। इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि एक ततैया है। यह ततैया प्रमुखता से हमारे फसलों में उपलब्ध है और ये अपना जैविक नियंत्रण वाला काम करता रहता है। परंतु अगर इसका हम बृहद मात्रा में अगर खेतों में इस ततैया को छोड़ें तो बिना किसी रसायन के ही हम जितने भी सूंडी वाले कीट हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में इस ट्राइकोग्रामा की 26 प्रजातियां रिपोर्टेड हैं, जिसमें से 7 और 8 प्रजातियों का मुख्यतः विभिन्न प्रयोगशालाओं में, विभिन्न उत्पादन केंद्रों में, बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रयोगशालाओं में इसका उत्पादन किया जा रहा है। जिसमें से प्रमुख प्रजातियां हैं ट्राइकोग्रामा किलोनिस, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, ट्राइकोग्रामा पिट्यूसम, ट्राइकोग्रामा एकी और भी बहुत सारे हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ट्राइकोग्रामा कार्ड का फसल पर सही तरीके से प्रयोग करने में भी सावधानी रखनी होती है, तभी अंड परिजीवी सही तरीके से अपना काम कर पाते हैं। तो कार्ड का प्रयोग कब तक किया जा सकता है, किन फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, आइए जानते हैं। तो इस ट्राइकोग्रामा का प्रयोग हम धान के तना छेदक, धान के पत्ती लपेटक, उसी प्रकार से गन्ने के जितने भी छेदक हैं, जो तना छेदक हैं, उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। और टॉप बोरर के लिए ट्राइकोग्रामा का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। उसी प्रकार से इस ट्राइकोग्रामा का प्रयोग हम टमाटर फल छेदक के लिए किया सकते हैं, जो हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा नाम है जिसका।
तो ये ट्राइकोग्रामा टमाटर फल छेदक के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उनके कीड़ों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, मक्के के लिए भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम बैगन के जो प्रोरोह और जो फल छेदक है उस कीट के लिए भी किया जा सकता है। ये ट्राइकोग्रामा का प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। उस ट्राइकोकार्ड को निषेच जब से वो पैरासिटाइज होता है, संक्रमित जब से हो रहा है वो, उससे लेकर 15 दिन के बीच में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और 3 दिन बाद हम देखते हैं कि जब ये अंडा संक्रमित होता है 3 दिन बाद वो अंडा काला होने लगता है। तो काला रंग जो अंडे का ये प्रदर्शित करता है कि इसको हम खेत में प्रयोग कर सकते हैं। इसी कार्ड को, काले रंग के कार्ड को हम अपने रेफ्रिजरेटर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। 15 दिन से ज्यादा स्टोर करने पे ये ट्राइकोकार्ड मर जाता है, इसका प्रयोग प्रभावी नहीं रहता है। तो ये पाया गया है कि 15 दिन तक ये बहुत प्रभावी है, लेकिन उसके बाद ये इसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। इसको प्रयोग करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो ट्राइकोकार्ड है इसका प्रयोग सायंकाल में हमें करना चाहिए। हम रात में अगर प्रयोग करते हैं तो ये 2-3 घंटे में संक्रमित अंडों में से इसका वयस्क निकल जाता है और रात भर ये अपने खेत में ये इधर उधर उड़ के अपने होस्ट को ढूंढ लेगा और उसमें अंडे दे देता है। तो इसका कार्य रात भर में पूरा हो जाता है और हमें सिर्फ यही चाहिए कि अंडे ये संक्रमित कर दे। तो ये रात भर का समय सफिशिएंट है अंडों को संक्रमित करने के लिए। ये जो ट्राइकोकार्ड है ये कहाँ कहाँ मिलेगा इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। विभिन्न जो शुगर फैक्ट्री की जो प्रयोगशालाएं हैं उन लोगों ने भी ट्राइकोकार्ड बनाना शुरू कर दिया है। उनके भी अपनी अपनी प्रयोगशाला हैं जहाँ पे ट्राइकोकार्ड मिलता है और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के जो बायो कंट्रोल लैब हैं वहाँ से भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करते हैं तो इको फ्रेंडली वे में आप सूंडी वाले कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।